हेलो एवरीवन, आपका सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। ज्योग्राफी के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो यह है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो दो चीज़ें नाम में छिपी हुई हैं, एक तो प्रायद्वीप और दूसरा पठार। तो प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। कोई भी वह स्थल भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो सबसे पहला तुम्हारा यह एरिया अरब सागर हो गया, दक्षिण में हमारा हिंद महासागर हो गया और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी हो गई। तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा, इसलिए इसे कहते हैं प्रायद्वीप। दूसरी चीज़ आ गई पठार। पठार किसको बोलेंगे? तो पठार वह होता है जो आसपास के मैदानी भाग से या उसके भाग से कोई वह उठा हुआ हो, भाग तो उठा हो प्लस उसका जो आकार है वह उठे होने के बावजूद वह नुकीला न हो, यानी ऊपर जो है उसका आकार टेबल की तरफ, जिस तरह से हमारी मेज होती है वह समतल हो। तो इस तरह से इसे बोलते हैं पठार। दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हुई। उसके अलावा हमने देखा था अपने पर्वत वाले वीडियो में, हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो उत्तर में क्या था? अंकारा लैंड, और दक्षिण में क्या था? गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वह हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी पूरा का पूरा जितना पूरा यह एरिया है यह हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो हमारा जो यह दक्षिण का पठार है यह जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। उसके अलावा यह त्रिभुजाकार आकार का है, इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। यह हो गया हमारा त्रिभुजाकार आकार। इसकी जो औसत ऊंचाई है, यानी जो एवरेज हाइट है इसकी, वह इसकी है 600 मीटर से लगा के 900 मीटर तक, यानी 600 से लगा के 900 मीटर तक। चूँकि हर जगह बराबर नहीं है इसलिए कहीं पे 600 मीटर औसत ऊंचाई, कहीं 900 है, इसके इसी के बीच में इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और इसके अलावा इसकी जो सीमा देख लेते हैं, तो इसकी यह बॉर्डर जो है, तो इसकी उत्तरी सीमा पर फैलने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे यह जो राजमहल और मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, तो यह मेघालय की जो पहाड़ी गारो खासी जयंती है, उसके अलावा यह राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में गैप जो पाया जाता है, नदियों ने इसे काट दिया है यहाँ पर से। पहले यह एक ही पूरा यहाँ तक हुआ करता था, तो जो बीच में काट दिया तो बीच में यह राजमहल की पहाड़ियाँ इधर हो गई गारो पहाड़ियाँ। तो इसे कहा जाता है राजमहल गारो गैप, इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। तो ये बीच वाला हिस्सा हो गया राजमहल गारो गैप, यह वाला एरिया। यह जलोढ़ द्वारा काट दिया गया है, जो नदियाँ निकली उन्होंने काट दी है। अब इसका ढाल देख लेते हैं, क्योंकि ढाल से ही नदियों की दिशा निर्धारित होती है। पानी आपको पता है जिधर ढाल होगा उधर ही पानी बहेगा, यानी नदियाँ उधर को ही जाएंगी। तो अगर हमको ढाल पता करना है तो नदियों की दिशा देख लेते हैं और पता चल जाएगा कि ढाल। तो यह नदियाँ जो हम देख लेते हैं, जैसे यह चंबल नदी है, उसके अलावा यह नदी है, और ये सारी जो नदियाँ हैं आप देख रहे हैं, सोन नदी, सभी इधर को जा रही हैं। यानी इसका जो उत्तरी, यहाँ इस वाले उत्तरी पठार का जो एरिया है, इसका जो ढाल है यह हमारा उत्तर पूर्व की तरफ, यानी इस एरिया में है, यानी यह बीच का हिस्सा जो है उत्तर पूर्व हो गया। तो यह उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल हो गया। उसके अलावा जो दक्षिण की नदियाँ देखते हैं हम, जब दक्षिण की हमारी जो नदियाँ हैं वह ज़्यादातर देखिए कृष्णा, कावेरी, महानदी, या सभी इस दिशा में जाती हैं। तो इस दिशा में जो नदियाँ जाती हैं, इसलिए इसका पता चलता है कि यह जो है ढाल है यह है हमारा पूर्व की तरफ। तो इन नदियों की दिशा से भी पता चल गया। अब भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है यह मुख्य रूप से, चूँकि नदियों ने कई छोटे छोटे पठारों में इसको बांट दिया है। पहले यह पूरा एक पठार ही, वास्तव में आज भी से एक पठार के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन नदियाँ जो हैं हज़ारों साल से बहती बहती इसको कई भागों में बांट दिया है। जो मुख्य छोटे छोटे बड़े बड़े एरिया हैं, छोटे छोटे पठारों में बांटा है, तो उनको भी कई नामों से जाना जाता है। तो हम उनको भी देख लेते हैं एक दूसरे मैप में। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं इस मैप का। इस मैप में काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। यह हमारा बुंदेलखंड का पठार है, यह हमारा मालवा का पठार है, यह हमारा बघेलखंड का पठार है, यह छोटा नागपुर का पठार है,
ये हमारा दंडकारण्य का पठार है, ये हमारा मेघालय में शिलांग पठार है, या महाराष्ट्र में हमारा दक्कन का पठार है, कर्नाटक का पठार कर्नाटक में, और तेलंगाना का पठार तेलंगाना और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में। इस तरह से ये पठार जो है हमारे अलग अलग एरियो में पाए जाते हैं। तो इससे हम छोटे छोटे पठारों के नाम याद कर सकते हैं। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड में पाया जाता है। बुंदेलखंड मुख्यतः यूपी और एमपी में पाया जाता है। मालवा जो है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये हमारे छोटे छोटे पठार हो गए। अब प्रायद्वीपीय पठार वास्तव में बहुत ज़्यादा घिस गया है, प्राचीन है, काफ़ी पुराना है। आपने देखा कि यह गोंडवाना लैंड के टाइम से बना हुआ है, तो काफ़ी प्राचीन पठारी भाग है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पर्वतमालाएं भी पाई जाएंगी, क्योंकि जब घर्षण से जो क्षेत्र ऊंचे उठे रह जाते हैं तो वो पर्वतमालाएं बन जाती हैं। तो वहाँ पे कहीं कहीं हिमाच्छादन भी मिलता है। अब पठारी भाग में जो है, इसमें अरावली श्रेणी जो है, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी है, यह हमारी अरावली श्रेणी है। तो यह जो अरावली श्रेणी है, यह अवशिष्ट काफ़ी प्राचीन है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। यह एक अवशिष्ट है। अवशिष्ट यानी घिस गई है, या धीरे धीरे जब कोई बहुत प्राचीन होती है तो आंधी, तूफ़ान, बारिश हर चीज़ को झेलते हुए काफ़ी घिस चुकी है, तो इसलिए अवशिष्ट पर्वतमाला कही जाती है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में इसका नाम आता है। और इसका जो विस्तार है वह हम यहाँ से गुजरात से लगा के यहाँ दिल्ली तक है। दिल्ली का जो संसद भवन बना हुआ है वो वास्तव में अरावली पर्वत के ऊपर ही बना हुआ है। चूँकि वह वहाँ पर बिल्कुल घिस गया है, वहाँ पर ऊंचाई उसकी बिल्कुल मैदान के बराबर है, इसलिए वहाँ पर्वत मालूम नहीं पड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यह हमारा जो है यह दक्षिण पश्चिम है, तो इधर चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पे काफ़ी घिस के यहाँ पे कम होती चली जाती है दिल्ली की तरफ। उसके बाद अरावली की जो अधिकतम ऊंचाई देखते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंची या कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे एक पर्वतमाला है, एक चोटी है जिसे बोलते हैं गुरु शिखर। माउंट आबू के गुरु शिखर में मिलती है। इसकी ऊंचाई जो है वह 1722 मीटर है, यानी यह अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कौन सा मुख्य पर्वत है, तो यह हमारा आ गया विंध्याचल श्रेणी। तो यह हमारी विंध्याचल श्रेणी है। यह जो है, यह हम देख रहे हैं, यह अपने मालवा पठार पिछले वाले मैप में देखा, यह मालवा पठार जो है इसके दक्षिण में स्थित है। वास्तव में विंध्याचल पर्वत ने हज़ारों सालों तक हमारे देश का बंटवारा किए रखा है। तो यह इसके उत्तर भारत और दक्षिण भारत को इसने मुख्य रूप से बांट रखा था। काफ़ी सारे यहाँ पे जंगल हुआ करते थे। तो विंध्याचल बहुत पुरानी है। उसके अलावा यह काफ़ी घिस चुकी है। यह भी एक घर्षित है, मोड़दार पर्वत श्रेणी है। मोड़दार जिस तरीके से हमारा हिमालय है, लेकिन हिमालय और विंध्याचल में मुख्य अंतर यह कि विंध्याचल एक काफ़ी पुराना प्राचीन है, हिमालय काफ़ी नया और नवीन पर्वत है। मोड़दार पर्वत दोनों हैं। और मालवा पठार के दक्षिण में तो है ही, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसके अलावा अगर इसकी औसत ऊंचाई देखें तो वह लगभग 700 से लगाकर 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। पश्चिम से अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं और पूर्व की ओर अगर यहाँ तक देखते हैं तो कई सारी बीच में छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ पड़ती हैं, पहाड़ियाँ पड़ती हैं। जैसे अगर याद रखने लायक हो तो याद रख सकते हैं भारनेर है। उसके अलावा कैमूर है। कैमूर का एक हिस्सा यूपी में भी पड़ता है, दक्षिणी बुंदेलखंड में। और पारसनाथ है। तो यह मुख्य पहाड़ियाँ हैं जो कि विंध्याचल श्रेणी में पड़ती हैं। यह झारखंड तक लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अब दूसरा मुख्य पर्वत देखते हैं, तो इसमें दूसरा हमारा देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यह सतपुड़ा इसके दक्षिण में है। मैं जिस तरीके से लाइन खींच देता हूँ वह इसी तरीके से यह पर्वत नहीं है। ये छोटे छोटे भागों में टूट गया है नदियों की वजह से। तो छोटे छोटे भागों को अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा जो है, और सतपुड़ा जब पड़ता है वह इसके उत्तर में, जो सतपुड़ा है इसके उत्तर में बहती है नर्मदा नदी, इसके दक्षिण में बहती है तापी नदी। दोनों नदियों ने अपनी अपनी घाटी बनाई हुई है। काफ़ी जल की तरह से काट दिया है ज़मीन को। तो बीच का जो क्षेत्र है वह उठा रह गया, उसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। और सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत ही है।
ठीक। सतपुड़ा श्रेणी जो है यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से, यहाँ से शुरू होती है, राजपीपला पहाड़ियों से, राजपीपला पहाड़ियों से शुरू होती है और फिर उसके बाद यह महादेव पहाड़ियाँ पड़ती हैं। यह कौन सी पहाड़ियाँ पड़ेंगी? महादेव। उसके अलावा यह जब हम और इधर बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा मैकाल, यानी यह कहाँ तक फैला हुआ है? यह छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। यह छोटा नागपुर पठार है, इसकी जो पश्चिमी सीमा छोटा नागपुर पठार की यह इधर है, यहाँ तक यह फैला हुआ है, यानी यहाँ तक। अब सतपुड़ा की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वह महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी नगर के निकट धूपगढ़ में है। यह महादेव पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसमें जो है धूपगढ़ जो एक चोटी है उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा मैकाल पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा शिखर है, अगर हम मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर देख लें तो वह मिलता है हमारा अमरकंटक। और अमरकंटक वही जगह है जहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो अमरकंटक की ऊंचाई जो है वह 1036 मीटर है। और नर्मदा नदी के अलावा यह दो नदियाँ और हैं जो आप याद रखते हैं, तो तीनों का नाम लिख लेते हैं। एक तो नर्मदा हो गया, यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, दूसरी सोन है, यह निकलती है, और तीसरी निकलती है दामोदर नदी, और तीनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो यह जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में, नदियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मैकाल श्रेणी जो है, इससे पूर्व की ओर, जब और पूर्व की ओर जाएंगे आप, इधर और पूर्व की तरफ जाएंगे तो छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। इस पठार में जो पहाड़ियाँ हैं, छोटा नागपुर का पठार, इसमें जो उठा हुआ है इस तरह से छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ और राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो छोटा नागपुर में दो पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, उसके अलावा राजमहल की पहाड़ियाँ। तो दो तरह की यहाँ पहाड़ियाँ मिलती हैं। उसके अलावा मेघालय में जब हम यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ भी तीन तरीके की पहाड़ियाँ मिलेंगी, गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों जो हैं पहाड़ियों के नाम यहाँ पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पे रखा गया है। तो गारो, खासी और जयंतिया, इनके आसपास इसी नाम से संबंधित जनजातियाँ भी रहती हैं। तो यह गारो, खासी, जयंतिया वास्तव में इसी हमारे दक्षिण के पठार का ही हिस्सा है। तो दक्षिण के पठार का विस्तार है, चूँकि बीच में गैप पड़ गया, राजमहल गारो गैप, इसलिए यह अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में इसी का हिस्सा है। छोटा नागपुर में जो स्थित है हमारा रांची का पठार, वह संप्राय मैदान का एक अच्छा उदाहरण है। उसके अलावा छोटा नागपुर का जो हमारा यह पठार है, दूसरे मैप में देख लेते हैं। दूसरे मैप में जब हम देखते हैं, इस वाले मैप में, तो हमारा यह छोटा नागपुर का जो पठार है, तो इस छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर क्यों? क्योंकि रूर जो है वह जर्मनी में है और उसमें बहुत सारे कोयला संसाधन और विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए उसे काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार भी उसी तरीके से भारत का रूर कहा जाता है, खनिज भंडार की दृष्टि से बहुत संपन्न है। उसके अलावा शिलांग पठार जो है छोटा नागपुर का पठार का ही भाग है, चूँकि बीच में यह गैप हो गया इसलिए अलग हो गया। तो पश्चिमी घाट पर्वत एक देख लेते हैं क्या, जो हमारा हिस्सा है पश्चिमी घाट पर्वत। तो यह जो किनारा है यह हमारा हो गया पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट जो है वह ताप्ती नदी, यानी यहाँ पे यह ताप्ती नदी का मुहाना है। मुहाना वह हिस्सा होता है जहाँ पे नदी गिरती है समुद्र में। तो यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यहाँ दक्षिण में यहाँ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है तमिलनाडु में। इसकी जो लंबाई है वह लगभग 1600 मीटर होगी। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 1200 मीटर होगी, औसत ऊंचाई। और यह कोई वास्तव में अगर देखें तो पर्वत श्रेणी नहीं है, यह सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार का यह किनारा है। अगर मान लिया कोई किनारा हो, उसके किनारे का जो हिस्सा है वह कट छट जाए, वह मैदान बन जाए, तो उसका किनारा उठा हुआ दिखाई देगा, तो वह उसे बोलते हैं भ्रंश कगार। तो यह सिर्फ एक भ्रंश कगार है। और भ्रंश कगार क्या हुआ था, जब भारत का यह हिस्सा, या गोंडवाना लैंड जब अफ्रीका से अलग हुआ था, तो यह भ्रंश कगार का निर्माण हुआ, और वही कगार वर्तमान में इतना उठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत।
तो अफ्रीका से अलग होते हुए इसका निर्माण हुआ था। पश्चिमी घाट के उत्तर में जो है गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में, यानी यह आप देख रहे हैं गिर श्रेणी पाई जाती है, गिर की पहाड़ियाँ। तो गुजरात में यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ गिर की पहाड़ियों में जो जंगल हैं उसमें एशियाई शेर पाया जाता है। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। ताप्ती से लेकर बेसाल्ट लावा का इस पे प्रवाह मिलता है और 16 डिग्री नॉर्थ से पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में नीलगिरी तक इसमें ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती हैं। अब इसमें प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। वो वास्तव में हम दर्रे के चैप्टर में तो देखेंगे, उसके अलावा इसके जो इसमें 3 मुख्य दर्रे हैं, तो वह हमारे 3 मुख्य दर्रे थाल घाट, भोर घाट। दर्रों को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। धार घाट, भोर घाट और पाल घाट, 3 मुख्य दर्रे इसमें पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। और जो ऊंचाई है वह थाल घाट की जो है वह 581 मीटर है। भोर घाट की जो है वह 229 मीटर है। पाल घाट की जो है वह 300 मीटर है। महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री जो है, यह जो हमारा उत्तरी हिस्सा है महाराष्ट्र में जो की है, इसमें जो है थालघाट दर्रा जो है यह मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलमार्ग जो है, मुंबई और नागपुर और कोलकाता, यह जो हाईवे है यह यहीं से गुजरता है हमारा थालघाट से होकर। उसके अलावा भोरघाट जो है यह भी यहीं पे है महाराष्ट्र में। तो थालघाट और भोरघाट दोनों महाराष्ट्र में ही हैं। भोरघाट जो है वो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग जो दोनों हैं इसी से गुजरते हैं। और उसके अलावा जब हम दक्षिण में थोड़ा आते हैं तो नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणियाँ जो यहाँ पे हैं, यह देख रहे हैं आप, नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणियाँ। तो इन श्रेणियों के बीच में केरल में एक दर्रा स्थित है, उसे बोलते हैं पाल घाट। तो पाल घाट जो है वह कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इरोड के रेल मार्ग व सड़क मार्ग जो है वह इसी से होके गुजरते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, यानी अगर हम गोवा के उत्तर में जो देखें, जो उत्तरी सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट है, तो उत्तरी की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। तो कालसुबाई जो है, उसके अलावा महाबलेश्वर भी इसकी मुख्य चोटी है। नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे नीलगिरी की आज जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, नीलगिरी की सबसे अधिकतम ऊंचाई दोद्दा बेटा पे है। दोद्दा बेटा की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है दोद्दा बेटा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा दोद्दा बेटा के अलावा नीलगिरी में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, ऊटी, यह भी इसी नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। नीलगिरी के जब थोड़ा और दक्षिण में जाते हैं तो जो मिलती है वह अन्नामलाई की पहाड़ियाँ मिलती हैं। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी है जो वह है अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी जो है उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो यह अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट सह्याद्री जो है संपूर्ण दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर यही है हमारा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के निकट ही पालनी और इलायची की भी पहाड़ियाँ, या थोड़ा और दक्षिण में जब जाएंगे तो पालनी और इलायची यानी कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। काफ़ी ज़्यादा इलायची यहाँ पैदा होती है, इसीलिए से इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और दर्रा पाया जाता है जिसे शेनकोट्टा दर्रा कहते हैं केरल में। शेनकोट्टा दर्रा पर्यटक स्थल जो है तमिलनाडु में कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों में ही पाया जाता है। नाम क्या होगा इसका? कोडाईकनाल, तो पालनी पहाड़ियों में पाया जाता है। पूर्वी घाट देख रहे हैं आप। पूर्वी घाट देखिए एक लगातार श्रृंखला के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे नदियाँ जो हैं, चूँकि ढाल इधर को ही है और इधर ढाल होने की वजह से सारी नदियों ने, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, सभी नदियों ने से जगह जगह से काट दिया है। और जगह जगह से काटने के वजह से इधर जो है
पूर्वी घाट का विस्तार एक श्रृंखला के रूप में नहीं है। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कटा छटा मिलेगा, बीच बीच में नदियों ने से बिल्कुल काट दिया है। तो पूर्वी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह उड़ीसा में है, उसका नाम है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा, तो अरमाकोंडा है। पूर्वी घाट को सबसे उत्तरी पहाड़ी जो है उत्तरी सरकार, इसे इस वाले एरिया को उत्तरी सरकार बोलते हैं। उसके बाद जब थोड़ा दक्षिण में और आते हैं तो मध्य में कुडप्पा पहाड़ियाँ मिलती हैं, कुडप्पा पहाड़ियाँ, और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसका ज़्यादातर एरिया तमिलनाडु में पाया जाता है। जो नल्लामला है, एर्रामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, कुडप्पा पहाड़ी, सेवराय, वज्रवादी, ये सब नाम तमिलनाडु पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई वह भी कम है, वह 600 मीटर के आसपास है। दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट या सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक लगभग पहुंचती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में दक्षिण के पठार के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।